बालिका वधू भाग 13। शर्मन दरवाजे की घंटी बजाता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है वह सामने खड़े शख्स को देखकर मुस्कुरा उठता है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रानी सीता की ऐसी बातें सुनकर एकदम हिल चुकी थी और बाहर आ गई थी। तभी जब वह अपने घर लौटने वाली थी तो पूनम उसे रोक लेती है। अरे रानी, कहाँ जा रही हो? शर्मन ने तो कहा था आज तुम मुझे पूरे दिन कंपनी देने वाली हो। तभी रानी देखती है कि रेखा बैग टांग कर विजय के साथ बाहर जाने की तैयारी में है। हाँ रानी, इस महारानी के साथ ही रहो, हम लोग बाहर जा रहे हैं। अगर इसे खरोच भी आ गई ना तो इसका बेबी हमारी जान खा जाएगा। राम, क्या ही हो गया है मेरे परिवार को। तमाशे का मंच बनकर रह गया है मेरा घर तो। कभी कोई किसी से नाराज होता है तो कभी कोई किसी को धोखा देता है। हाँ। रेखा ये कहकर चली जाती है। रेखा की बात सुनकर रानी सीता के कमरे की ओर देखती है। सीता वहीं चौखट पर खड़ी थी। रानी उसकी आंखों में खुद के लिए नफरत की छवि देख सकती थी। छोटी क्या से क्या समझ गई बहन तू। माना कि शर्मन मेरा प्यार रहा है, मगर मैं तुझे कभी भी उसके लिए नहीं खो सकती। मेरी खुद की कभी भी कोई बहन नहीं रही और तूने मेरे जीवन में आकर वह कमी पूरी की। और रानी चालाक पूनम की ओर देखती है जो बस मंद मंद मुस्कुराकर अपनी ऐश से जी रही जिंदगी का मजा ले रही थी। देखो तो इसे कैसे महारानी की तरह मजे से ऐश कर रही है मैडम। सबकी खुशियां निगलकर डायन कितनी खुश नजर आ रही है। मगर एक बात सुन ले चुड़ैल, अगर तूने सब बंद ना किया ना तो तेरा खून तो सबसे पहले मैं ही करूंगी, वादा करती हूँ। अरे रानी, ऐसे भी क्या घूर रही हो मुझे? क्या इतनी कातिल निगाहों से मुझे मार डालने का इरादा है क्या? हाँ, क्या? अरे नहीं, मेरा मतलब है मैं तो देख रही थी कि मेरे पागल शर्मन की पसंद कितनी अच्छी है। इतनी सुंदर नाक है तुम्हारी और आंखें तो इतनी कशिश भरी है कि जिसको जो देख ले उसे अपना ही बना ले। और होठ तो ऐसे हैं जैसे आज तक इन्होंने कभी कोई झूठ बोला ही ना हो। अरे बस बस रानी, इतनी तारीफ तो मेरी आज तक शर्मन ने भी नहीं की। बस करो, चलो अब कमरे में चलकर ढेर सारी बातें करते हैं। वैसे भी यहाँ पर हम दोनों को कुछ अनचाहे लोग सुन रहे हैं। पूनम का इशारा सीता की ओर भी था। रानी और पूनम की नजदीकियां देख सीता को तकलीफ तो हो रही थी, मगर वह दिखा नहीं रही थी। रानी को शर्मन के साथ बनाए गए प्लान को पूरा करने के लिए पूनम का विश्वास जीतना बहुत जरूरी था। इसलिए वह जानबूझकर सीता के सामने उसी की बुराई कर पूनम को अपने करीब करना चाह रही थी और दोनों जने उठकर पूनम के कमरे में चली गईं। सीता उनके जाते ही फूट फूट कर रोने लगती है। कैसी अभागी किस्मत लेकर पैदा हुई हूँ मैं। ना पति रहा, ना दोस्त मेरी दोस्त रही। ऐसे में औलाद से भी अगर उम्मीद लगाऊंगी ना तो लगता है जैसे वहाँ से भी बस दर्द ही मिलने वाला है, सिर्फ दर्द। तभी सीता को जब सारा जमाना अपना दुश्मन लगने लगता है तो वह एक फैसला लेती है और रोश में उठकर सामने लगी अलमारी खोलती है और उसमें से एक बस्ता बाहर निकालती है। उधर सीता के मायके में अचानक कविता का मन घबरा उठता है। जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बड़ा तूफान हमारी सीता की ओर बढ़ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। चलिए एक बार जाकर बच्ची को देख आते हैं, मन को शांति मिल जाएगी। और कविता जैसे ही दरवाजे की ओर कदम बढ़ाती है, श्याम तुरंत उसे रोक देता है। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाए तो सोच लेना, अगर उसके पास गई तो तुम वापस यहाँ मत लौटना। कविता श्याम के मुंह से निकली इतनी कड़वी बात सुनकर हैरान थी। सुनिए जी, आप अभी तक उस छोटी सी बात से नाराज क्यों हो? तुम भूल सकती हो, पर मैं नहीं भूल सकता कि जब उसके माँ बाप उसका हाथ थामकर उसे अपने स्वर्ग से घर में लाने की मेहनतें कर रहे थे, तब उसने कैसे एकदम से हमारे प्यार को ठुकरा कर उस गंदगी में रहने की जिद की थी और हमें वहाँ से निकल जाने को कहा था। मेरी अब सीता नाम की कोई भी बेटी नहीं है। जहाँ रह रही है वो बस वहीं रहे। जो अपने माँ बाप का दिल दुखाएगी वो कभी सुखी नहीं रहेगी, कभी नहीं। ये सुनकर कविता सदमे से अपने कान बंद कर लेती है। हम माँ बाप के बच्चों का गलत सोच सकते हैं भला, मगर उनकी जिद, उनकी बेवकूफियों की सजा माँ बाप को ही भुगतनी पड़ती है और फिर उनको दुख ही मिलता है। ऐसा ही सीता के साथ भी होगा। नहीं, ये क्रोध में आप कैसे शब्द अपने मुंह से निकाल रहे हैं सीता के बापू? अपनी ही बेटी का दुख मांगता है क्या भला कोई? बस मैं अपनी बात कह चुका हूँ, फिर भी तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो।
बस फिर इस चौखट के अंदर आने के तुम्हारे सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बिना बेटी के होना तो बिना पत्नी के भी जी लूंगा। और श्याम ये कहकर क्रोध में वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, यही समाज का सच है, जहाँ बेटियों पर शादी के बाद होने वाली यातनाओं पर भी समाज तो क्या, उसके खुद के परिवार वाले भी नहीं समझ पाते हैं। अगर बेटी अपना घर छोड़कर मायके आ जाए तो भी उसे दुत्कारा जाता है, और यदि वह रिश्तों को जोड़े रखना चाहे और अपने माँ बाप के पास ना आए तो भी उसे दुत्कारा जाता है। सही ही कहा है किसी कहने वाले ने, बेटियों का तो झाड़ झाड़ भी बैरी हो जाता है, और खास करके शादी की बात, जब उसे संभालने होते हैं 3 घर, मायका, ससुराल और एक खुद का बनाया हुआ घर। आप सब भी तो समझ रहे हैं ना मेरी हर पीड़ा। अगर समझ रहे हैं तो अभी मुझे लिखकर बताएं। ईश्वर तुझे लड़ने की शक्ति दे मेरी बच्ची। उधर जहाँ सीता खड़ी होकर अपने दुखों का विलाप कर रही थी, वहीं उसकी माँ कविता भी अपनी बेबसी का विलाप कर रही थी। आखिर सही ही कहा है कुदरत ने, एक माँ के आंसू जब निकलते हैं ना, तो बेटी की भी आत्मा बिलख पड़ती है। 2 अलग जगह होकर भी माँ अपनी बेटी की पीड़ा पहचान ही गई थी, मगर एक मजबूर माँ ममता भरी माँ से ज्यादा घायल होती है। सीता भी अपने खुद के बनाए हुए रिश्ते में बंधकर मजबूर थी। वह अपना बस्ता खोलती है और उसके अंदर रखा सामान देखकर खुश होती है। अच्छा पूनम, शर्मन तो तुम्हें जी भर के प्यार करता होगा ना, वो तो रोमांटिक भी होगा। बहुत। तो क्या बस शर्मन ही तुम्हारा दीवाना था? I mean, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे तो कितने आशिक भी रहे होंगे। उन सब ने शर्मन ने तुम्हारा दिल जीता, कितनी बड़ी बात होगी ना। अरे रानी बस भी करो, मैं शर्मा रही हूँ अब। बताओ ना पूनम, बॉयफ्रेंड तो रहे होंगे ना तुम्हारे। तुम क्या उगलवाना चाहती हो मुझसे? नहीं नहीं, मेरी जिंदगी में तो बस केवल मेरा बेबी शर्मन ही था और रहेगा। एंड आई लव हिम सो मच, है ना बेबी? डैडी को प्यार करते हैं ना हम दोनों। बड़ी ही मंजी हुई खिलाड़ी है ये तो, एकदम पुराना चावल लगती है, इसे तो मुझे गलाना ही पड़ेगा अब। उधर सीता बस्ते से कुछ बाहर निकालने ही वाली थी कि तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और सीता उत्सुकता के मारे अपना काम वहीं रोककर दरवाजे की ओर बढ़ती है। तब तक रानी आकर दरवाजा खोल देती है और शर्मन खुशी से रानी को गले लगा लेता है। काम हुआ? हो गया। रानी और शर्मन की फुसफुसाहट के अलावा सीता सब कुछ समझ रही थी। तभी अचानक रानी को सीता के होने का एहसास होता है और वह शर्मन से दूर हटती है। रानी चोर भरी निगाहों से सीता की ओर मुड़कर देखती है तो सीता उसको देखकर धिक्कारती है। छी! पूनम भी अपना भारी पेट लिए हुए जरा सा सुस्त होने का नाटक करते हुए धीमे धीमे शर्मन के पास आती है और सीता को जानबूझकर चढ़ाने के लिए शर्मन के करीब आकर उसका माथा चूमती है। शर्मन पूनम के सिर पर हाथ फेरता है। ठीक हो ना तुम? हाँ, बस थोड़ी थकान है। वो घर में कोई और तो काम करता ही नहीं है, तो बस मैं अकेले ही काम करके थोड़ा थक जाती हूँ। बेचारी। चालाक पूनम का वार सीधे सीता पर था, मगर सीता के लिए अचंभे की बात तो ये थी कि रानी पूनम का सच जानती हुए भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। चिंता मत करो पूनम, अब तुम अधिक देर तक ठीक नहीं रहने वाली हो। और वह रानी की ओर कुछ इशारा करता है। अरे पूनम, चलो शर्मन के लिए कुछ ठंडा गरम बनाकर लाते हैं। और दोनों जाकर शर्मन के लिए चाय बनाकर जैसे ही लाती हैं, तभी शर्मन पूनम का हाथ पकड़कर बोलता है, जान आज तो मैं अकेले चाय नहीं पीऊंगा, आज मेरा दोस्त भी मेरे साथ चाय पिएगा। दोस्त? कौन दोस्त? वो शहर से मेरे साथ ही आया है, गाड़ी पार्क करके अभी आता ही होगा। और कुछ पल बाद दरवाजे पर आकर एक लड़का खड़ा हो जाता है। पूनम जैसे ही मुड़कर उसका चेहरा देखती है तो उसके हाथ में पकड़ा चाय का कप कपकपी से हिलने लग जाता है। आओ दोस्त, अंदर आओ। और शर्मन का दोस्त अंदर आके उसके बगल में बैठ जाता है, जो और कोई नहीं रवि ही था, जिसने पूनम को अपने घर में पनाह दी थी। पूनम के हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि रवि ऐसे उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तभी शर्मन पूनम का हाथ थामकर उससे चाय का कप लेता है। जाओ बेबी, एक कप और लेकर आ। आज हम दोनों यार एक साथ एक ही चाय में शेयर करेंगे, जैसे हम पुराने दिनों में करते थे। क्यों रवि, याद है ना? अरे शर्मन, वो वक्त भूलूंगा थोड़े ही, आखिर इतनी पुरानी दोस्ती जो है हमारी। रवि शर्मन एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। यारी जिंदाबाद, यारी जिंदाबाद शर्मन। पूनम एकदम सुन्न थी। सीता बेचारी चुपचाप सब देख रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि आखिर कहानी क्या है।
और दूसरी ओर रानी को सब देख इतना मजा आ रहा था कि वह शर्मन को पूनम को और अधिक तड़पाने के लिए इशारा करती है। पूनम किचन में जाती है और अपना सिर जोर से पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ जाती है। अरे यार, ये कहां से आ गया? अब रवि शर्मन का ही दोस्त कैसे निकल सकता है? इसे तो सारे सच का भी अंदाजा है। अगर इसने अपना मुंह खोला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। नहीं, मुझे कुछ भी करके इसे रोकना ही होगा। और पूनम एकदम कॉन्फिडेंट होकर बाहर जाती है और अपना नाटक शुरू करती है। लाओ शर्मन, मैं चाय डालती हूँ। और पूनम चाय का कप दोनों के हाथ में देते हुए रवि के हाथ को छूते हुए मसलती है और उसकी ओर देखकर मुस्कुराती है। शर्मन पूनम की हरकत से अनजान था। आखिर कोई और कितना गिर सकता है? उसका अनुमान तो इस पूनम के केस में लगाया भी नहीं जा सकता था। ओह पूनम, मैं बताता हूँ आखिर रवि कौन है। रवि, ये है पूनम। पूनम तेरी पत्नी है ना? शर्मन ये सुनकर कुछ भी नहीं बोलता, पर पूनम तपाक से हाँ बोल देती है। तभी रवि की नजर दरवाजे की ओट में गुमसुम खड़ी सीता पर जाती है। अरे, ये प्यारी सी लड़की कौन है शर्मन? कितनी मासूम, कितनी सीधी नजर आ रही है, और ये इतनी दूर क्यों खड़ी है? शर्मन कुछ बोलता कि तभी पूनम फिर से उसकी बात काट देती है। अरे ये तो बस यहाँ रहती है, शर्मन की रिश्तेदार ही है। ये सब फालतू बातें छोड़ो ना और मुझे बताओ आखिर कौन है ये? सीता अपना अपमान देखकर बहुत दुखी होती है और मुंह फेर लेती है। रुक यार शर्मन, मैं ही बताता हूँ। असल में मैं और शर्मन भी स्कूल में साथ पढ़ते थे और फिर काम में बिजी होते चले गए, लेकिन हमारी दोस्ती आज भी पहले ही जितनी सुंदर है। सुंदर तो है। और बोलते हुए पूनम अपना साड़ी का पल्लू थोड़ा सा इधर उधर करती है, जिसे देख रवि मुस्कुरा देता है। और शर्मन, मैं सोच रही हूँ सालों बाद तुम्हारा दोस्त आया है तो उसे ये घर दिखा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा दोस्त मेरा भाई, यानी तुम्हारा देवर। चलिए देवर जी, आपको घर दिखा दूं। पूनम रवि की ओर आंख मारती है और रवि को लेकर अंदर वाले कमरे में चली जाती है। शर्मन, क्या लगता है कि रवि विश्वास करने लायक तो है ना? हाँ रानी, वैसे भी मछली जाल में फंस चुकी है। पूनम और रवि जैसे ही कमरे में जाते हैं, रवि पूनम का हाथ मरोड़कर उसे दीवार के सहारे दबाता है। इतना बड़ा खेल खेल रही हो तुम पूनम। मैं चाहूँ तो शर्मन को सारा सच बताकर एक झटके में तुम्हारा खेल खत्म कर दूं, मगर। और तभी पूनम मुड़कर रवि से चिपक जाती है और उसका चेहरा सहलाती है। मगर क्या तुमने कुछ बताया तो नहीं ना? इसका मतलब तुम भी कुछ चाहते हो, है ना? और वह रवि के गाल को चूमती है। मगर मुझे मुंह बंद करने का क्या मिलेगा? जो सौदा तुम चाहो रवि। और रवि पूनम की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। ठीक है, तो कल शाम हम लोग एक होटल में लंच के लिए जा रहे हैं। लंच के बाद उसी होटल के कमरा नंबर 18 में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ, मैं आ जाऊंगी, बस तुम अपना मुंह बंद रखना। और फिर पूनम से रवि के गालों को चूमते हुए मुस्कुराती है और दोनों बाहर चले जाते हैं। आप ही बताइए, एक गर्भवती महिला इससे भी नीचे गिर सकती है क्या? आपको क्या लगता है? और रवि, जिसे शर्मन अपना दोस्त मान रहा है, आखिर वह भी शर्मन को धोखा देने को तैयार हो चुका था। ऐसे में शर्मन, जो एक बार फिर से सीता के साथ अपने संबंधों को ठीक करने में लगा है, कैसे निकालेगा खुद को और सीता को इस जाल से? जानने के लिए देखते रहिए बालिका वधू की आगे की कहानी केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।